हेलो बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स में बहुविकल्पी प्रश्नों जो सीरीज चल रही है उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग जो पढ़ने गए वो क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है इसमें, समान पदार्थ के दो घनों की भुजाएं क्रमशः L और 2L है, इनके प्रतिरोधों का अनुपात ये दे रखा है। 4 ऑप्शन इसमें पूछने हैं। वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन करने का अभ्यास करेंगे, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करके देखें तो फिर आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इसमें कह रहा है पदार्थ एक ही है दोनों का, बस लंबाइयों में अंतर है। तो जो पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो किसके अनुपाती होता है? अगर सेम पदार्थ है तो विशिष्ट प्रतिरोध तो सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब आर का मान लंबाई पर और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। तो इसके हिसाब से देखा जाए कि पहले वाली की लंबाई मान प्रतिरोध R1 है, दूसरे की R2 है, तो सूत्र क्या बनेगा? L1 अपॉन L2 इक्वल टू A2 अपॉन A1। ये बनेगा फार्मूला। यहां से आप L1 कितना है, पहले की लंबाई L है, तो यहां पर आप L लिख सकते हैं। दूसरे की कितनी है? 2L। तो लंबाई तो इस प्रकार से हो गई। एरिया, दूसरे का एरिया कितना होगा? जब इसकी भुजा 2L है तो एरिया कितना होगा? 4L स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर होता है 4L स्क्वायर बटे A1, यानी इसका एरिया कितना होगा? L स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो L स्क्वायर कट जाएगा, L से L कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, कितना बचा यहाँ पर? 2/1। तो अनुपात क्या लिखेंगे हम लोग? 2:1। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर में कौन सा हो गया? थर्ड वाला। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं इसका प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा। अगला क्वेश्चन है, 99 ओम प्रतिरोध के धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध होना चाहिए। तो अगर आपने धारामापी के बारे में अगर पढ़ा है कि धारामापी को अगर हम अमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो फिर उसके पैरेलल में यानी समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगाते हैं, इसको लोग शंट कहते हैं। मतलब इसका यह समझना है कि अगर चित्र के माध्यम से अगर समझें, अगर आपने इसकी थ्योरी नहीं पढ़ रखी है धारामापी की तो थोड़ा समझने में दिक्कत है, लेकिन तब भी हम प्रयास करेंगे। इसमें कह रहा है कि एक धारामापी हो गया और अगर इसको कन्वर्ट करना है अमीटर में तो क्या करते हैं हम लोग? इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगाते हैं, इसको लोग शंट कहते हैं। तो इस शंट का प्रतिरोध पूछ रहा है कितना होगा। शंट का प्रतिरोध हम लोग अगर लिख लेते हैं इसको S है, और इसका जो प्रतिरोध है गैल्वेनोमीटर का, ये कह रहा है धारा तो कितना है? 99 ओम। और इसमें कह रहा है जो धारा यहां से जा रही है I, उसका केवल 10% इधर जाए धारामापी में, मुख्य धारा का 10%। तो I का 10% कितना हो जाएगा? I/10। I का 10% कैसे निकालेंगे? I गुणते 10/100, तो I/10 हो जाएगा। तो फिर इधर कितनी धारा जाएगी? जब I जा रहा है इधर, मुख्य धारा I है, उसका 10/10 चला गया तो कितने बचेगी? 9I/10। घटा कर सकते हैं I माइनस I/10 घटा दो तो क्या बच जाएगा? 9I/10। तो अब जो दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? बराबर। तो वोल्टेज बराबर कर दो, दोनों विभवांतर बराबर होगा। विभवांतर कैसे निकालेंगे? धारा जा रही है 9I/10 इंटू S, धारा गुणते प्रतिरोध। ये क्या होता है? विभवांतर। R क्या होता है ना? V = IR। तो वहां से निकाला, और ये धारा में तो कितना है? 99। और धारा कितनी जा रही? I/10। तो यहां से देखो I/10 से I/10 तो कट जाएगा, ठीक है। तो S का मान किसके बराबर हो जाएगा? S बराबर हो जाएगा 99/9। तो कितना आ गया? 11। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो गया? इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 ओम। 11 ओम पर तो लगाएंगे तब 10% धारा गैल्वेनोमीटर में जाएगी। क्लियर हुआ? इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, देखिए अगला क्वेश्चन इस ऐसा है कि इसमें तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है कि कितनी होगी किसकी। जैसे 3 इसमें किरणें लिखी गई हैं, गामा किरणें, एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगें।
तो ये तो एक साधारण क्वेश्चन है। अगर आपने ये याद कर रखा है कि किसकी तरंगदैर्घ्य किस क्रम में होती है, तो आपको ध्यान ये रखना है, बता देते हैं तो ऑप्शन आप अपने आप ढूंढ लेंगे। सबसे पहले जो तरंगदैर्घ्य जिसकी सबसे कम होती है वो होती है गामा किरणों की, उसके बाद थोड़ी ज्यादा होती है एक्स किरणों की, उसके बाद थोड़ी ज्यादा होती है अल्ट्रावायलेट की, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट, और फिर उसके बाद ज्यादा होती है विजिबल लाइट की, विजिबल की, ठीक है ना, दृश्य प्रकाश, उससे ज्यादा होती है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड मतलब औरत किरणें, उसके बाद ज्यादा होती है माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगें, ठीक है, और उसके बाद फिर ज्यादा होती है रेडियो तरंगों की, इसको हम लोग दीर्घ तरंगे कहते हैं। तो ये क्रम अगर याद रखेंगे तो फिर आपको इस टाइप क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन किस क्रम में होंगे इसके तरंगदैर्घ्य। सबसे कम तरंग किसकी होती है? गामा किरणों की, उससे ज्यादा होती है एक्स किरणों की, उससे ज्यादा होती है पराबैंगनी, ठीक है ना, पराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट, उससे ज्यादा होती है विजिबल लाइट की, दृश्य प्रकाश, उससे ज्यादा होती है इंफ्रारेड यानी औरत जो किरणें होती हैं उनका, फिर उससे ज्यादा होता है माइक्रोवेव का, सबसे ज्यादा होता है रेडियो तरंगों को, इनको दीर्घ तरंगे भी कहते हैं। तो सूक्ष्म तरंगे और गामा एक्स किरणों गामा किरणों के बीच पूछ रहा है, इसका मतलब गामा किरणों सबसे कम होगी, एक्स किरणों थोड़ी सी ज्यादा होगी, और सूक्ष्म तरंगों की उससे ज्यादा होगी। मतलब तीनों ये क्रम में लिखे हुए हैं, बढ़ते हुए क्रम में है। तरंगदैर्घ्य दे रखी ना इसमें, λ1 λ2 की तरंगदैर्घ्य है, तो बताओ कौन सा क्रम सही होगा? तो कम सबसे कम दैर्घ्य इसकी गामा की, तो इसे इक्वल तो होंगे नहीं। ये इसमें कह रहा है लैम्डा जो λ2 है एक्स किरणों तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, λ1 की कम है, ये भी गलत है। उसके बाद ये बात, ये कंडीशन तो सही, लेकिन ये वाली गलत है, λ3 इज लेस देन लिखा है इसमें λ2, तो ये गलत हो गया। इसमें भी वही देख रहा है कि ये उल्टे सीधे क्रम में है। ये एक क्रम निश्चित है कि सबसे कम एक्स किरणों की, उसके बाद सबसे कम गामा किरणों की, उससे ज्यादा एक्स किरणों की, उससे ज्यादा सूक्ष्म तरंगों की। इसका ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 4th। तो ये क्रम आपको तरंगदैर्घ्य का क्रम याद रखना है, तो इससे आंसर आसानी से दे पाएंगे। इसके अलावा भी कोई तरंगें लिखी हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक प्रकाश किरण n अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रहता है। अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ी सी जगह में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हम। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से मुड़ जाती है, यानी स्नेल का नियम फॉलो होता है। तो स्नेल का नियम क्या होता है, जरा वो अप्लाई करना है। स्नेल नियम क्या कहता है? स्नेल नियम कहता है n इक्वल टू होता है साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। यहां से वो निकालना क्या है? अपवर्तन कोण यानी आर निकालना है, ठीक है ना। आर हमको फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन क्या रखी है? आपतन कोण का मान आधा रहता है। किसका? अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रहता है। तो अपवर्तन कोण अगर हम मान लेते हैं, आपतन कोण अगर हम मान लें आई है, तो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा? आर इक्वल टू होगा आई बाई 2। ये क्वेश्चन के साथ देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा है। जब आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रहता है, यानी आपतन कोण जितना है यानी आई उसका आधा रहता है। अपवर्तन कोण यानी आर की वैल्यू है वो आई बाई 2 है। ये जरा वैल्यू यहां पर लगाओ तो कितना हो जाएगा? साइन आई बटे आर, ये क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन आई बाई 2 ये लिख सकते हैं। अब जरा उसको एक्सपेंड करो तो 2 साइन आई बाई 2 और cos आई बाई 2 ये हो जाएगा, बटे साइन आई बाई 2 ये आ जाएगा। साइन आई बाई 2 साइन बाई 2 कट गया, क्या बचा यहां पर ऑप्शन में? n इक्वल टू चल रहा है, n इक्वल टू है cos 2 cos आई बाई 2, और हमको निकालना क्या है? निकालना क्या है हमको? r निकालना है।
तो इसका मतलब पहले आई निकालो, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, पक्षांतर करके देखोगे तो 2 इधर बटे में जाएगा तो n/2 हो गया, फिर cos इनवर्स आएगा, फिर 2 और इधर गुणा में आएगा, यानी आ जाएगा 2 cos इनवर्स n/2। इसको सॉल्व करने से आएगा कि नहीं आएगा, आई की वैल्यू इतनी आएगी, 2 बटे में गया तो n/2 हो गया, फिर cos इधर आएगा तो इनवर्स लग गया, cos इनवर्स हो गया, फिर 2 इधर है तो इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा तो 2 cos इनवर्स n/2 इतना हो जाएगा। उसके बाद ये जब आई की वैल्यू यहां रख दो तो आर कितना हो जाएगा, आई जब रखोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आर का मान cos इनवर्स n/2। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करके निकालेंगे तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, cos इनवर्स n/2, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं स्नेल के नियम की सहायता से। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटॉन आपतित होते हैं, जब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो निरोधी विभव कितना होगा, यानी कट ऑफ पोटेंशियल पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी अधिकतम जो होती है वो किसके बराबर होती है, EV0 के बराबर। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहां से V0 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो V0 इक्वल टू कितना हो जाए, काइनेटिक एनर्जी बटे E। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अधिकतम वाली, कितना गिरा उससे कोई लेना देना नहीं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितनी ऊर्जा का निकल रहा है उससे मतलब है हमको, क्योंकि उसी को रोकना है तो उसके अपोज करने वाला ऐसा एक विभवांतर लगाना है जो इस इलेक्ट्रॉन को रोक सके। तो इसका मतलब इतनी ही ऊर्जा का अपोज होना चाहिए तब वो बाहर नहीं आएगा, समझ रहे कि नहीं। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसका होना चाहिए, EV0 के बराबर। तो यहां से V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अधिकतम गतिज ऊर्जा बटे E। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना पड़ेगा, तो 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, जूल में। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये दोनों पूरा पार्ट कट जाए, कितना बचा, 5 वोल्ट। इस प्रकार से हम इसमें 5 वोल्ट ऑप्शन का सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है आपको कि इसमें आपतित ऊर्जा कुछ भी हो, कितने ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम निकल रहा है उसको रोकना है, तभी जो धारा है उसमें प्रकाश धारा वो शून्य होगी। तो प्रकाश धारा शून्य करने का मतलब है कि आपको काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, EV के बराबर। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचता है आज का, वो है कि इसमें बताना है कि इसमें 4 चित्र बने हैं और कह रहा है कि ये पीएन जंक्शन संधि डायोड लिखा है बने हैं और उसको बैटरी द्वारा कनेक्ट भी किया गया, उनके सिरे दिखाए गए हैं पॉजिटिव निगेटिव करके। तो बताना है कि इसमें कौन सा संधि जो है पीएन संधि वो उत्क्रम अवनत में है, उत्क्रम मतलब रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस की पहचान कैसे होती है, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल से जोड़े और एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़े तो उत्क्रम अवनत होता है। तो जरा पहले तो ये सरसरी निगाह से आपको देखना है कि कौन पी टाइप निगेटिव से कौन सा लगा है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, त्रिभुज वाला। तो देखो ये 0 से लगा है, ठीक है ना, और ये निगेटिव लगा है, तो इसका निगेटिव देखा। एन किसमें होना चाहिए, पॉजिटिव में, एन किसमें होना चाहिए, निगेटिव में, पर ये नहीं है। इसमें जरा ध्यान दो, इसमें 0 पृथ्वी जोड़े मतलब क्या है, इसका विभव कितना है, 0 है, इसका है +5, तो इसका एन किसमें है, प्लस में, और ये है ये भी प्लस में है। अब इसको जरा देखना है, थोड़ी देर बाद इसकी बात करते हैं। इसमें जरा आ जाओ, इसमें देखो एन निगेटिव है और ये पी वाला भी निगेटिव है, लेकिन अब इसमें ध्यान देना है कि जब अब इसमें कौन सा हम प्लस कौन सा माइनस मानेंगे, तो दोनों का निगेटिव निगेटिव लगे हैं। तो आपको ये देखना है कि कौन पी के रिस्पेक्ट में एन जो है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो देखना पी के रिस्पेक्ट में ये वाला हिस्सा ज्यादा निगेटिव है और ये ज्यादा पॉजिटिव है, तो इसको पी को पॉजिटिव ही मानेंगे। पी को पॉजिटिव मानेंगे तो ये उत्क्रम अवनत में नहीं होगा। इसमें देखना है, अब यहां देखो पी जो है वो पॉजिटिव से लगा हुआ है और ज्यादा विभव है, और इसका एन जो है वो
पॉजिटिव से लगा है 5 वोल्ट का, तो इसका मतलब इस कम विभव पर है, इसका मतलब ये उच्च विभव पर हो गया और ये निम्न विभव पर हुआ, तो ये भी हम उत्कर अवनत नहीं कहेंगे। तो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है, आपको ये ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि P को नेगेटिव से ही जोड़ा जाए। आपको ये देखना है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसके रिस्पेक्ट में जो P हमारा है वो कैसा है, पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में। तो देखिए सीधा सीधा यहां पर थर्ड वाले को, सेकंड वाले को ध्यान दो, ये P वाला है 0 पर और ये है प्लस पर, तो इसका मतलब है कि ये उच्च विभव पर हुआ और ये हुआ निम्न विभव पर। तो जब n उच्च विभव पर होता है और P निम्न विभव पर होता है तो भी हम उत्क्रम अवनत में ही कहते हैं, ठीक है ना भाई। नेगेटिव पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव जो पॉजिटिव है यानी P टाइप सेमीकंडक्टर है अगर उच्च विभव पर है और N टाइप सेमीकंडक्टर निम्न विभव पर है तो ये हमेशा जो है अग्र अवनत में ही रहेगा। लेकिन अगर P टाइप सेमीकंडक्टर निम्न विभव पर है और N टाइप सेमीकंडक्टर उच्च विभव पर है तो वो उत्क्रम अवनत होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको जरा ध्यान रखना है, तभी आप इसमें पहचान कर पाएंगे। अगर ये दिमाग होगा P को नेगेटिव देंगे तभी उत्क्रम अवनत होगा, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर P को हमने 0 दे रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं, ये भी 0 का मतलब पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये उत्क्रम अवनत नहीं हो सकता। इसके रिस्पेक्ट देखो N के रिस्पेक्ट में P कैसा है, ये +5 है और ये 0 है, तो इसका मतलब है कि P का जो मान है N के रिस्पेक्ट में कम है, निम्न विभव पर है, तो इसका मतलब है इसको हम उत्क्रम अवनत कहेंगे। वरना और सभी जो है P हमेशा उच्च विभव पर है। देखो ये 0 है तो -5 है, तो P कैसा है, उच्च विभव पर है। इसमें देख लो P -5 है और ये -12, इसका मतलब P जो यहाँ पर भी उच्च विभव पर है। -5 और -12 की तुलना कराओगे तो -12 छोटा है, तो ये निम्न विभव पर हो गया, ये उच्च विभव पर हो गया। इसमें ये प्लस, दो प्लस का 10 है, ये प्लस का 5 है, तो इसका मतलब P टाइप सेमीकंडक्टर किसका उच्च विभव पर है। तो जहां पर P टाइप उच्च विभव पर होगा वो हमेशा अग्र अवनत होता है। तो बाकी सब अग्र अवनत में है, केवल ये सेकंड वाला पार्ट ही उत्क्रम अवनत में है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं इन क्वेश्चनों को। और आज की क्लास में समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग नए क्वेश्चनों के साथ आएंगे, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।